Hey guys, welcome back to my channel that is Concept Clear Center where all concepts are crystal clear। तो फाइनली आज से हमने स्टार्ट कर दिए सोशल साइंस क्लास 10 एमपी बोर्ड। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से और सोशल साइंस का जो सिलेबस है उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो क्लास 10 सोशल साइंस में हमारे 4 सेक्शन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। ओके, ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन हिंदी में। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है वे सारी चीज़ें जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, वे कहलाते हैं रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का माहौल। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वो रिसोर्सेज कहलाता है। ओके, चलिए एक वाटर के एग्जांपल से समझते हैं। पानी हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि पानी हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल हम पानी का यूज़ करते हैं पीने के लिए, बाथिंग में, कुकिंग में, यहाँ तक कि जो हमारे खेत होते हैं उनमें जो अब हम सिंचाई के लिए पानी यूज़ करते हैं, सिंचाई को इंग्लिश में इरीगेशन कहते हैं, तो इरीगेशन के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा जो फैक्ट्रीज, कारखाने होते हैं तो वहाँ पे भी हम पानी का यूज़ करते हैं। ओके, अब है क्या, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कुछ कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। बेसिकली आपकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेकंड इकोनॉमिकली फीजिबल एंड लास्ट कल्चरली एक्सेप्टेबल। क्या आप इन वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टेम्पल है, मंदिर है, उसके नीचे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल हम कच्चे तेल को कहते हैं। अब वो जो क्रूड ऑयल है उसको हमें निकालना है बाहर, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? बताइए। सही बताया आपने, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब है बड़ी बड़ी मशीन जिससे हम खुदाई करके तेल निकाल सकते हैं। ओके, मान लिया हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको यूज़ करके हम उस क्रूड ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स को बाहर निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सेकेंड आता है इकोनॉमिकली फीजिबल। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा उस तेल को यानी क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के लिए कितना खर्च आएगा, और साथ में ये भी देखेंगे उस क्रूड ऑयल की क्वांटिटी इतनी है कि उसको बेचने के बाद हमें कोई मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है या नहीं होता। मान लिया हमें प्रॉफिट भी होगा और हम उसका खर्चा उठा भी सकते हैं, तो ये होगा इकोनॉमिकली फीजिबल। ओके, और लास्ट आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मैंने कहा था जो क्रूड ऑयल है वो एक टेम्पल के नीचे है, तो टेम्पल जो है हिंदुओं के लिए एक धार्मिक जगह है। ओके, तो वहाँ के आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं यानी टेम्पल के आसपास के जो लोग हैं वो आपको परमिशन देंगे यहाँ पे खुदाई करने के, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे खुदाई करते टाइम टेम्पल टूट सकता है या टेम्पल को कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहाँ की आसपास की जो सोसाइटी के लोग हैं वो हमें परमिशन नहीं देंगे। तो यही होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी जो लोग होते हैं उनकी भी मंजूरी मिलना ज़रूरी होता है। चलिए मान लिया हमें परमिशन भी मिल गई क्रूड ऑयल निकालने के लिए वहाँ की पब्लिक से, और हमने क्रूड ऑयल निकाल लिया और टेम्पल को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे आगे? तो ये जो क्रूड ऑयल हमने निकाला ये हम अपनी फैक्ट्रीज यानी रिफाइनरीज में लेके जाएंगे। रिफाइनरीज में ले जाने के बाद इस क्रूड ऑयल को हम प्यूरिफाई करेंगे। जब हम इसको प्यूरिफाई करेंगे तो हमें क्रूड ऑयल से क्या मिलेगा? पेट्रोलियम, डीजल, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वही गैस होती है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा हमें केरोसिन ऑयल भी मिलेगा यानी घासलेट का तेल। ओके, तो अब है क्या, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिले क्रूड ऑयल से इनको बेचेगी सरकार, इनको सरकार सेल करेगी। जब इनको सेल करने के बाद सरकार के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, और जो पैसा है सरकार कहाँ लगाएगी? डेवलपमेंट में यानी विकास में। किसके विकास में? देश के विकास में। ओके, तो होता क्या है, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आसपास के नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी ह्यूमंस टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उनसे कुछ चीज़ बनाते हैं। ओके, अब है क्या, लोग क्या समझते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन है वो प्रकृति के फ्री गिफ्ट है। ऐसा नहीं है, जितने भी संसाधन हैं सब नेचर का तोहफा नहीं है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम ह्यूमंस ने बनाया है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा रिसोर्स है जिन्हें हम ह्यूमंस ने डेवलप किया है यानी बनाया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यूँ तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति से मिले। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें इंसानों ने बनाए, या हम कह सकते हैं इंसानों के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीज़ें वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है बिल्डिंग्स। थर्ड आते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस खुद एक रिसोर्स है। चलिए एक एग्जांपल से तीनों को अच्छे से समझते हैं। आपके घर में एक अलमारी है, लोहे की अलमारी है, उसमें जो लोहा यूज़ हुआ है वो हमें नेचर से मिला है, तो ये हो जाएगा नेचुरल रिसोर्स। अब लोहे से हमने अलमारी बना ली, ओके, अलमेरा बना लिया। ये जो अलमेरा है ये ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा। अब इस अलमेरा को बनाने में हमारा क्या लगा? नॉलेज लगा, टेक्नोलॉजी लगी, लेबर लगी।
तो ये जो नॉलेज, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएंगे। ओके, ह्यूमन मेड रिसोर्स अलग है और ह्यूमन रिसोर्स अलग है, याद रखिएगा। बट हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो क्लासिफिकेशन दिया है रिसोर्सेज का, वो ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे दिया है। ओके, हमें यही याद रखना है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज दो टाइप्स के हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक जितनी भी जिंदा चीज़ें वो सब बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो बायोटिक रिसोर्स होती हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं वो बायोटिक रिसोर्स में आती हैं और ये हमें बायोस्फीयर से मिलती हैं। मतलब जहाँ पर लाइफ होती है, जहाँ पर जीवन पनपता है, वो हमारा बायोस्फीयर में आ जाता है। ओके, इसमें हमारे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब इंक्लूड होते हैं। ओके, फिशरीज जितनी भी मछलियाँ यानी फ़िश होती हैं वो सब हमारी फिशरीज में आ जाती हैं। और लाइफ स्टॉक क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। देन एबायोटिक रिसोर्सेज, जैसा मैंने कहा जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारी एबायोटिक रिसोर्स में आती हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स याद रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ें। इसके एग्जाम्पल हैं रॉक्स, मिनरल्स, लैंड एंड वाटर। अब देखिए जो आपको एग्जाम्पल है वो ये भी आ रहा होगा कि सब पेन भी लिख सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लिखिए कि जब एग्जामिनर आपका आंसर चेक करे तो उसको भी लगे हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज भी दो टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम बना सकते हैं दोबारा से फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से। ओके, इन्हें हम रिप्लेनिशेबल या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होते। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट। ओके, सोलार एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, वाटर यानी जो पानी होता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि जब हम पानी पीते हैं और जब वो बाहर आ जाता है एक्सक्रीशन से, तो वो जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वापस से नालों से होते हुए तालाबों में और फिर समुद्रों में चला जाता है। ओके, और फिर भाप के फॉर्म में वापस से बादल बन जाता है। इसी तरह फॉरेस्ट भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर देखना कभी कोई सी ज़मीन होती है उसको पूरा साफ़ कर दिया तो अगर उस ज़मीन को हम नेचुरली छोड़ दें 10 से 20 साल में वहाँ पे वापस से जंगल उग जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इन्हें एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जो बनने की प्रोसेस होती है उसमें लाखों सालों का समय लग जाता है। ओके, इसलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद। साथ ही इन रिसोर्सेज की यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो बनने की प्रोसेस होती है वो भी बहुत स्लो होती है। जैसा मैंने बताया लाखों सालों का समय लग जाता है। इसके एग्जाम्पल है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारा कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये सब आते हैं। ओके, देन थर्ड आता है हमारा क्लासिफिकेशन ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। देखिए जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स में आती हैं। इसके एग्जाम्पल है जो आपका घर है वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी, इस पर हमारा अधिकार है। ओके, इसी तरह जो पेन है आपका जिससे आप लिख रहे हैं वो भी इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी रिसोर्स। ये वे रिसोर्सेज होते हैं जो सबके लिए मौजूद होते हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखोगे जो पार्क्स होते हैं या पिकनिक स्पॉट्स होते हैं या प्लेग्राउंड्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होते हैं। पब्लिक पार्क्स पब्लिक के लिए, पिकनिक स्पॉट्स पब्लिक के लिए, यानी जो हमारी कम्युनिटी है ना, ह्यूमन कम्युनिटी, उनके लिए। इसी तरह जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वो बच्चों के खेलने के लिए होता है। ओके, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। इन सब के अलावा अगर हम मस्जिद या मंदिर का एग्जांपल देखें, कहने के तो ये जो मॉस्क या टेंपल है सबके लिए, लेकिन सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो मस्जिद के अंदर मुसलमान जाते हैं, मंदिर के अंदर हिंदू जाते हैं। ओके, तो ये भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। थर्ड आता है हमारा नेशनल रिसोर्स। ये वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी देश के अंदर होते हैं, यानी एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं। ओके, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर अगर नेशनल रिसोर्स हैं तो इंडिविजुअल रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स होंगे। देखिए है क्या, जो सरकार होती है उसके पास ये पावर होते हैं कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने पास ले सकती है। ओके, अगर सरकार
पब्लिक का भला कर रही है इसलिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब रोड्स बनते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क होते हैं तो बहुत से जो एरियाज़ होते हैं उसकी ज़मीन पे सरकार ले लेती है। ओके, देन आते हैं हमारे लास्ट इंटरनेशनल रिसोर्स। ये वे रिसोर्सेज हैं जो सब कंट्रीज़ के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल सीज या ओशियंस। ओके, अब देखिए एक पॉइंट मिस होगा, मैं बता दूँ, जो भी किसी भी कंट्री की जो कोस्ट लाइन होती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया होता है वो नेशनल रिसोर्स में आता है। ओके, इस एरिया के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी मर्ज़ी। साथ में 12 नॉटिकल माइल्स के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी एरिया होता है, अगर वहाँ पे हमें कोई रिसोर्सेज मिल गए जिससे हमारे देश का भला हो सकता है, ओके, तो वहाँ पे अगर वो रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है यूनाइटेड नेशन की। ओके, अब ये जो पॉइंट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट देम, इसका क्या मतलब है? देखिए, अब मैंने कहा जो ओशियंस होते हैं वो सारी कंट्रीज़ के लिए होते हैं। अब ये क्या, कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना हक जमाने लगती हैं कोई सी समुद्र के ऊपर या ओशियन के ऊपर, तो उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो ये ध्यान रखती हैं कि कोई भी कंट्री कब्जा नहीं कर ले इस एरिया के ऊपर। ओके, यानी समुद्र के इलाके के ऊपर। साथ में 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जितना भी एरिया होता है वो ओपन ओशियन में आता है। ओपन ओशियन यानी इस एरिया के ऊपर किसी भी देश का हक नहीं होता। लास्ट आता है डेवलपमेंट के बेसिस पर। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ओके, डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज 4 टाइप्स के हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक, डेवलप रिसोर्स एंड रिजर्व। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, ये वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एरिया में पाए जाते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है पर हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे एक बड़े लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो राजस्थान है वहाँ पे सोलार एनर्जी बहुत है क्योंकि पूरा डेजर्ट एरिया है। ओके, तो राजस्थान में जो सोलार एनर्जी है वो यूज़ तो होती है लेकिन बहुत छोटे स्केल के ऊपर, बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं हो पा रही है अभी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी मौजूद तो है कि उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इंडिया के पास नहीं है क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है। ओके, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है विंड एनर्जी जो गुजरात में। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेवलप रिसोर्स। ये वे रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, किस एरिया में पाए जाते हैं ये भी पता है और उनका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल। आज इंडिया में जितना भी कोल है उसकी क्वांटिटी हमें पता है और उसका हम यूज़ भी कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए होता क्या है, जो डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज से कोई भी चीज़ बनाना, वो डिपेंड करता है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। ओके, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। थर्ड आता है हमारा स्टॉक। ओके, ये वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, किस एरिया में पाए जाते हैं ये भी पता है, पर तब भी हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है उन्हें यूज़ करने की। ओके, इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। साथ ही साथ जो वाटर के अंदर, जैसा हमें पता है जो वाटर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है H2O, तो जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन होता है उससे भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है फ़िलहाल। इन फ्यूचर शायद यूज़ कर पाएँ। रिज़र्व, ये वे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इन्हें यूज़ कर सके, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उन्हें यूज़ करने की। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें रिज़र्व करके रखा है, उनको यूज़ नहीं करते ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है वो उन्हें यूज़ कर सके। रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को यूज़ करना प्लान करके। ओके, अभी क्या हम ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए और हम ह्यूमंस के लिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पास करने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम ह्यूमंस को अगर सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना है तो रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एक बेहतर ज़िंदगी जीना है तो उसके लिए भी रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो रिसोर्स प्लानिंग है वो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं यानी जितनी भी चीज़ें जिनमें जान है उनके एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी हैं। अब ये क्या बहुत से क्या समझते थे जो रिसोर्सेज हैं नेचर का फ्री गिफ्ट है, प्रकृति का तोहफा है, तो उन्होंने क्या करा, रिसोर्सेज को यूज़ करते गए और इस हद तक यूज़ करा जिसकी वजह से हमें आज नई नई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिसमें से पहली आती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन, यानी रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ करा जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम होते चले गए। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। आज पेट्रोल, डीजल, इन सब का यूसेज बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। सेकेंड आता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज कुछ लोगों तक ही सीमित हैं। अब जो नॉर्मल पीपल होते हैं यानी हम आम लोग, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होता है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं
वो मिलियनर्स, बिलियनर्स, रईस जो करोड़पति होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, एंड लास्ट आती है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जैसा मैंने कहा था, रिसोर्सेज का हमने हद से ज़्यादा यूज़ करा, अब रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा यूज़ करते गए, जिसकी वजह से हमें आज नई नई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें से है सबसे मेन ग्लोबल वार्मिंग। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो किसी एक कंट्री के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये दुनिया की सभी कंट्रीज़ के लिए चिंता का विषय है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट रीज़न तो यही हो जाएगा, रिसोर्स जो है लिमिटेड है, कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही, अनलिमिटेड तो है नहीं। दूसरा, सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज़्यादा है, रिसोर्सेज सबके पास पहुंच सकें, इसलिए रिसोर्सेज का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड रीज़न ये आएगा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। जब हम कोल, पेट्रोल इन सब को जलाते हैं तो ये CO2 एमिट करते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। फोर्थ रीज़न है, जितने कम रिसोर्सेज होंगे किसी भी देश में, उस देश का विकास उतना स्लो होगा। फॉर एग्जांपल, जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पर रिसोर्सेज ना के बराबर हैं, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्लो होता है। वहीं अगर अरब नेशंस की बात करें, लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यानी फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो विकास है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी हैं, उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रखने के लिए, यानी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। ओके, एंड लास्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है, इससे क्या होता है, जो रिसोर्स का वेस्टेज होता है वो नहीं होता, यानी जो हम रिसोर्स को अगर प्लान करके यूज़ करते हैं तो रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, रिसोर्सेज को हम इतना ही यूज़ करते हैं जितनी ज़रूरत है। ओके, इसी तरह अगर आप 10th क्लास की भी स्टडी करें प्लान करके तो आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आएंगे, आई गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछ रहा है कि जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है, जो रिसोर्स है उसका सर्वे करना, पता लगाना कि किस जगह कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। सेकंड, उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाना। एंड लास्ट, जो डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है उससे देश के नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना। अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो रिसोर्स डेवलपमेंट है, यानी रिसोर्सेज से कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, इसको IMP मार्क करिएगा। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है वो की रोल प्ले करता है रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी टेक्नोलॉजी के बगैर ना तो हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और ना ही उनसे कोई चीज़ बना सकते हैं। ओके, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। इसी तरह अगर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम रिसोर्सेज से कोई भी चीज़ नहीं बना पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनियलाइजेशन, यानी अंग्रेज़ों के टाइम पे, जब इंडिया के ऊपर अंग्रेज़ों का रूल होता था, उस टाइम पे क्या था, इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, बट उन रिसोर्सेज को यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी थी, यानी उन रिसोर्सेज से कोई भी चीज़ बनाने की टेक्नोलॉजी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। आई होप इट्स क्लियर। लैंड रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब लैंड जो हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। अब हम लैंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर रहते हैं और हम अपनी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लैंड का यूज़ करते हैं अपने घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। और लैंड को हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड के ऊपर हम फार्मिंग भी करते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी लैंड अवेलेबल है उसमें से 43% प्लेन लैंड है, 30% माउंटेनियस लैंड है एंड 27% प्लेटो लैंड है। प्लेन लैंड यानी वे ज़मीन जो एकदम सीधी होती है। प्लेन लैंड आइडियल होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए जो ज़्यादातर सेटलमेंट होते हैं वो हमें प्लेन लैंड में ही देखने को मिलेंगे। माउंटेन लैंड यानी पहाड़ी ज़मीन, ये ज़्यादातर माउंटेन रीजन्स में पाई जाती है। इंडिया में माउंटेन लैंड हमें अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे एरियाज़ में देखने को मिलेगी। और लास्ट है प्लेटो लैंड। प्लेटो यानी हाई लेवल ग्राउंड्स। प्लेटो लैंड जो होती है वहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के हमें रिजर्व देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के जोग्राफिकल एरिया की। इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वैल्यूज़ हेक्टर्स और एकर्स में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सिर्फ 93% डाटा है, क्योंकि इंडिया के कुछ पार्ट्स लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के कुछ हिस्से डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, इसलिए उनका सर्वे नहीं किया गया है। जैसा आपको पता है, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके बैठा है। जिस एरिया पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा करा उसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अभी का हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लैंड है वो दिन ब दिन डिग्रेड होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब लैंड कल्टीवेशन करने के लायक नहीं होती, यानी जब हम लैंड के ऊपर खेती बाड़ी नहीं कर पाते, वो लैंड कहलाती है डिग्रेडेड लैंड। ओके, इंडिया में जो टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया है वो है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वैल्यू आप हेक्टर्स और एंड एकर्स में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जो कि इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 40% है। अब हम डिस्कस करते हैं लैंड डिग्रेड होने के रीज़न्स क्या है इंडिया के अंदर। फर्स्ट रीज़न आता है ओवर इरीगेशन। इरीगेशन का मतलब होता है जब हम खेतों में पानी डालते हैं, यानी जब हम खेतों में सिंचाई करते हैं, उसे हम कहते हैं इरीगेशन। इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे जो लैंड है वो डिग्रेड हो गई है ओवर इरीगेशन की वजह से। नेक्स्ट जो रीज़न आता है हमारा वो है ओवर ग्रेजिंग। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे एनिमल्स घास खाने आते हैं या चरने आते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेजिंग। इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो लैंड है डिग्रेड होती जा रही है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। थर्ड हमारा रीज़न है ओवर माइनिंग। माइनिंग वे प्रोसेस होती है जब हम मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकालते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं माइनिंग। इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे लैंड डिग्रेड हो गई ओवर माइनिंग की वजह से। ओके, एंड लास्ट रीज़न आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है इरेशनल कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों की कटाई। चलिए, ये तो हमने डिस्कस करे रीज़न क्या है लैंड डिग्रेडेशन के। अब हम डिस्कस करते हैं लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशंस क्या है, यानी लैंड को हम डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कैसे करें। ओके, इसका पहला सॉल्यूशन है ओवर इरीगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग पे कंट्रोल करना, जितना हो सके कम करना। सेकंड सॉल्यूशन है हमारा एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। थर्ड जो सॉल्यूशन है हमारा वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। एंड लास्ट आता है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। इन सभी तरीक़ों से लैंड को वापस यूजेबल फॉर्म में लाया जा सकता है। अब हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो लैंड से रिलेटेड यूज़ होते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड वे ज़मीन होती है जिसे हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस लाइक रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं जिस ज़मीन के ऊपर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते और जहाँ पे हम रोड्स बनाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स करते हैं, उसे हम कहते हैं वेस्ट लैंड। इसमें रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज़ भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा नेट सोन एरिया। एक कंट्री के अंदर जितना भी एरिया यूज़ होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो कहलाता है नेट सोन एरिया। इंडिया के कुछ स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है 80% से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत बड़े लेवल पे होती है। वहीं इंडिया के कुछ स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो लैंड सोन एरिया है 10% से भी कम है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी इलाका है। एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल अर्थ समिट में, जो कि हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ये आपका 1 मार्कस में पूछ सकता है एजेंडा 21 कहाँ हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉइल किसे कहते हैं। सॉइल लैंड की वे लेयर होती है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, अब जो सॉइल है रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स है, यानी हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। सॉइल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, और बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो घास खाते हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ओके, इसीलिए जो सॉइल है उसे लिविंग सिस्टम भी कहा जाता है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर वे मैटर होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ओके, और इनऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें जिसमें मौजूद नहीं होती उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। सॉइल हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में। जो सॉइल बनने की प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, कई 100 सालों का समय लग जाता है सिर्फ 1 सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर को बनने में। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 2.5 सेंटीमीटर की लेयर की बात करें सॉइल की, तो उसको बनने में हज़ारों साल का समय लग जाएगा। जो प्लेन लैंड या प्लेन सरफेस होता है वो सबसे अच्छी होती है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि प्लेन सरफेस पर सॉइल को बनने में सबसे कम प्रॉब्लम आती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वे फैक्टर्स जो हमारी सॉइल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट आता है पेरेंट रॉक एंड टोपोग्राफी, सेकंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड थर्ड प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। अब है क्या, जो सॉइल होती है हमारी वो लेयर्स में मिलती है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन के टाइम पर एक के ऊपर एक बनती हैं। ओके, ये जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, इन्हें हम सॉइल होराइजन्स भी कहते हैं। किसी भी सॉइल की लेयर को देख के हम ये आसानी से बता सकते हैं ये कौन सी लेयर होती है, उसके साइज़ और कलर को देख के। सॉइल की 4 मेन लेयर्स होती हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल, सेकंड लेयर को कहते हैं सब सॉइल, जो थर्ड लेयर होती है सॉइल की उसे हम कहते हैं वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, एंड फोर्थ लेयर में आता है पेरेंट रॉक। अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी सॉइल कितने टाइप्स की होती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 6 टाइप की सॉइल हमें देखने को मिलेगी। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल।
एलिवल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा एलिवल सॉइल से बना है। अब जो एलिवल सॉइल होती है वो दो टाइप्स की होती है। जो पुरानी एलिवल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं बांगर, इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हमें देखने को मिलेंगे। और जो न्यू एलिवल सॉइल होती है उसे हम कहते हैं खादर। ओके, इसमें फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। जो एलिवल सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, इसमें पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरस की मात्रा देखने को मिलेगी। एलिवल सॉइल हमारी शुगर कैन, पैडी और वीट के ग्रो के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। ये ब्लैक होती है कलर में। कॉटन के ग्रोथ के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट होती है। ये इंडिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो ब्लैक सॉइल का टेक्सटाइल होता है वो क्लेई जैसा होता है। ओके, थर्ड लेयर आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनती है। इसको कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ये इंडिया में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलेगी। अब है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल का कलर होता है वो रेडिश हो जाता है। यानी अगर ये जो सॉइल है इसके अंदर आयरन है तो आयरन डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखती है हमें। ओके, जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो ये हमें येलो दिखती है, इसलिए मैंने कहा था रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट सॉइल आती है हमारी लेटराइट सॉइल। ये जो सॉइल होती है इसको हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, यानी भारी वर्षा की, और हाई टेम्परेचर यानी ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। ये टी एंड कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इंडिया में तमिलनाडु, केरला एंड असम के पार्ट्स में देखने को मिलती है। फिफ्थ सॉइल आती है हमारी एरिड सॉइल, यानी सूखी मिट्टी। एरिड सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान के इलाकों में मिलती है। रेडिश ब्राउन होती है कलर में, इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिलती है क्योंकि हमें पता है राजस्थान पूरा रेगिस्तानी इलाका है। प्रॉपर इरिगेशन के साथ हम इस सॉइल के अंदर क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्ट सॉइल आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। ये वे सॉइल होती है जो हमें रेन फॉरेस्ट के रीजन्स में देखने को मिलती है। अभी क्या जो अलग अलग रेन फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल वैली साइड्स के पास इस सॉइल का जो टेक्सटाइल होता है वो क्लेई या लूमी होता है। एंड बर्फीली इलाकों में इस सॉइल का टेक्सटाइल एसिडिक होता है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल की टॉप लेयर जब वाटर, एयर या किसी दूसरे माध्यम से इरोड हो जाती है उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। शीट इरोजन एंड गली इरोजन ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ओके, सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, या फिर हम कह सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमने कुछ मेथड्स बनाए। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है कॉन्टर प्लगिंग, सेकंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, थर्ड शेल्टर बेल्ट्स एंड लास्ट एफॉरेस्टेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कॉन्टर प्लगिंग ये मेथड जो होता है हमारा वाटर इरोजन को रोकने के लिए होता है। यानी अगर सॉइल इरोड होती है पानी की वजह से तो वह कहलाता है वाटर इरोजन। ओके, इसमें क्या करते हैं जो ढलान वाला एरिया होता है या पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे हम कॉन्टर्स बना देते हैं जिगजैग के फॉर्म में। तो जब भी पानी आता है ना उसकी वजह से क्या होता है उसका फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि अगर पानी हमें पता है जितनी ढलान पे से आता है उतनी ज़्यादा फोर्स होती है, लेकिन अगर उसके बीच में ऑब्स्टिकल होंगे, रुकावटें होंगी, तो उसकी वजह से जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। ओके, इन्हें जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो बीच का एरिया होता है ना पानी यहाँ से निकल जाता है। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। यह हमारा विंड इरोजन को रोकने के लिए होता है। विंड इरोजन यानी जो सॉइल होती है अगर हवा की वजह से इरोड होती है तो उसे हम कहते हैं विंड इरोजन। ओके, इसमें क्या होता है जो बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉप्स को एक लाइन में ग्रो करते हैं। अब देखना अब दो लाइनें होती हैं उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो ये जो दो क्रॉप्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उगा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनका जो फोर्स होता है ये जो बड़ी घास है उसके ऊपर आ जाता है। ओके, थर्ड आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। ये भी हमारा वाटर इरोजन को रोकने के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं जो स्लोप होते हैं हमारा जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे हम बनाते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कॉन्टर्स, यानी हम कह सकते हैं छोटी छोटी बाउंड्री बना देते हैं जीनों की तरह। आपके घर में जो जीने होते हैं ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उसी की तरह हम माउंटेन या कोई भी ढलान वाला एरिया वहाँ पे बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो वाटर होता है उसका फ्लो, उसके फ्लो की जो फोर्स होती है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। आपके घर के जो जीने होते हैं आप वहाँ से पानी फेंक के देखिएगा तो आप देखेंगे जो पानी होता है वो बहुत स्लो जाता है। ओके, लास्ट आता है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं जो क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनके साइड में बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो विंड होती है वो इरोड नहीं कर पाती सॉइल को। ये भी हमारा विंड इरोजन के लिए होता है। ये मेथड हमारा राजस्थान के डेजर्ट्स में भी यूज़ होता है। ओके,
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।